अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोईद पीरज़ादा इन वाशिंगटन डीसी, यूनाइटेड स्टेट्स। यूँ तो पाकिस्तान के हवाले से इस वक्त बहुत सी डेवलपमेंट्स मेरे सामने हैं जिनका ताल्लुक पाकिस्तान की सियासत से है, पाकिस्तान की अदालतों से है, इमरान खान के केसेस के हवाले से है, जहाँ हम एक पॉजिटिव डेवलपमेंट देखते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक बेंच ने इमरान खान के ऊपर जो एक वाहियात किस्म का केस और पटिशन है टेरियन वाइट के हवाले से, उसे तकरीबन तकरीबन ख़त्म कर दिया है, उसे डिसमिस कर दिया है। और इन तमाम चीज़ों की डिटेल में मैं जानना चाहता हूँ और मैं जाऊँगा एक सेपरेट वीलॉग में। लेकिन इस वक्त मैं समझता हूँ कि जो सबसे इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट मेरे सामने है, और आप में से बहुत से लोग इत्तेफाक करेंगे कि जो सबसे अर्जेंट डेवलपमेंट है जिसके ऊपर मैं चंद कमेंट्स और एक क्विक एनालिसिस ऑफर करना चाहता हूँ, वो डेवलपमेंट है जो अब से तकरीबन 2-3 घंटे पहले, चंद घंटे पहले, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सेंट्रल इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी जनाब रऊफ़ हसन साहब के ऊपर एक ब्लेड के ज़रिए, हिजड़ों के ज़रिए, ट्रांससेक्सुअल्स के ज़रिए, ट्रांसजेंडर्स के ज़रिए एक लोकल मुकामी इस्लामाबाद के टेलीविज़न चैनल के बाहर उनके ऊपर हमला कराया गया। शायद ही आप में से कोई ऐसा हो जिसने अभी तक वो फुटेज, वीडियो फुटेज ना देखी हो। एक सीसीटीवी कैमरे की भी है, उसमें हैंड हेल्ड डिवाइसेस की भी फुटेज है, जिसमें आप एक ज़ख्मी रऊफ़ हसन को देखते हैं जो चेहरे से ब्लीड कर रहे हैं। आप उनके साथ देखते हैं कि उनको मदद करने की कोशिश कर रहे हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। जब आप डॉक्टर शाहिद मसूद को सूरत हाल में देखते हैं तो आपको याद आता है कि चंद बरस पहले किस तरह से इसी प्रोमिनेंट टेलीविज़न एंकर पर्सन को अदालत के सामने हथकड़ी लगाई गई, एक फ़जूल किस्म के, वाहियात किस्म के केस में, जिसका ना कुछ सर था ना पैर था, और फिर जानबूझ के उसकी फुटेज जो है उसे पूरी दुनिया के सामने रिलीज़ किया गया। आज आपने उन्हीं डॉक्टर शाहिद मसूद को रऊफ़ हसन के साथ यहाँ पर देखा। वो सीसीटीवी फुटेज जिसमें एक पहले हिजड़ा या ट्रांससेक्सुअल जो है, वो एक रऊफ़ हसन को जो सड़क पे एक टेलीविज़न चैनल से बाहर निकलते हैं और नीचे देखते हुए अपने ख़यालात में मगन अपनी गाड़ी की तरफ जा रहे हैं। पहले एक ट्रांससेक्सुअल, ट्रांसजेंडर या हिजड़ा जो है उनका रास्ता रोकता है, उन्हें एक बहस में इन्वॉल्व करने की कोशिश करता है, और उसके बाद फिर 2-4 और वहाँ पे आते हैं और टोटल 4 वहाँ पर लोग हैं। वो हिजड़े हैं या नहीं हैं, लेकिन उन्होंने पोज़ ये किया हुआ है कि वो हिजड़े हैं। कुछ ऐसी मैंने ज़राए इब्लाग के ऊपर सोशल मीडिया पे ऐसी मैंने इन्फॉर्मेशन भी देखी है कि वो हिजड़े हैं भी नहीं हैं, और उन्होंने महज विगें लगाई हुई हैं और अपने आप को उस तरह से पोस्ट कर रहे हैं। ये मामला है क्या? हम इसके ऊपर कुछ कमेंट क्विक कर सकते हैं, मेरे पास हैं। आपको याद होगा कि 2022 के अंदर भी एक सियासी कमेंटेटर या मीडिया पर्सन, मुझे याद नहीं आ रहे कौन थे, डॉक्टर शहबाज गिल थे, कौन थे, जो 92 न्यूज़ से निकलते हैं, जब उनके ऊपर इसी तरह से कोई है, मुझे याद नहीं आ रहा ठीक तरह से नाम है, लेकिन मुझे जहन में याद आ रहा कि इसी तरह से बाहर 2-3 हिजड़े खड़े किए गए और एक कोऑर्डिनेटेड किस्म का अटैक करने की कोशिश की गई। उस वक़्त भी जब पुलिस वालों से बात हुई, उन्होंने कहा जी डॉक्टर साहब आपको अच्छी तरह से पता है कि ये किसने करवाया है। यानी इशारा क्लियरली जो है वो पाकिस्तान की सो कॉल्ड प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी आईएसआई के ऊपर उस वक़्त भी था। आज भी इस वक़्त जो हमला रऊफ़ हसन साहब के ऊपर किया गया है, इसमें किसी को ज़रा भी शक नहीं है कि ये हमला रऊफ़ हसन साहब पे किया गया है। ये हमला जो है ये पाकिस्तान की सो कॉल्ड प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी के कहने पे किया गया है, इसके पीछे वही हैं। सभी को पता है। ये और बात है कि शायद किसी अदालत के सामने खड़े के कोई इसके बारे में बात ना कर सके, कोई सियासतदान इसको खुल के कह नहीं सकता। और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के उमर अयूब साहब जो हैं, उन्होंने शहबाज शरीफ साहब के ऊपर इसका इल्ज़ाम उन्होंने दे दिया है। उन्होंने कहा है कि इसके लिए शहबाज शरीफ साहब रिस्पॉन्सिबल हैं। अगर वो ये कहना चाह रहे हैं कि ये शहबाज शरीफ साहब चूँकि प्राइम मिनिस्टर हैं और उनकी प्राइम मिनिस्टर होते हुए इस किस्म की हरकतें हो रही हैं, ये उनकी पॉलिसी या उनकी हुकूमत की कमज़ोरी है, तो उस हद तक तो उमर अयूब ठीक कह रहे हैं। लेकिन अगर वो ये कहना चाह रहे हैं कि पीएमएलएन या उमर या शहबाज शरीफ साहब जो हैं इसके पीछे हैं, तो ये वो ज़्यादती कर रहे हैं और असल चीज़ और असल हकीकत की तरफ नहीं आ रहे। यानी तमाम एनालिसिस यही रिवील करता है कि इसके पीछे इस किस्म के तमाम जो हमले दीदा दलेरी से किए जाते हैं, जहां हमले करने वालों और हमला कराने वालों को कोई अकाउंटेबिलिटी का खौफ नहीं होता, कोई उन्हें खौफ खुदा नहीं होता। वो समझते हैं कि वो कानून से बालातर हैं। इसका तमाम तर जो लोगों की निगाहें हैं, वो उनका जो शक है वो आईएसआई ही की तरफ जाता है। अच्छा, अब ये है क्या मामला? अच्छा, इसमें एक माइंड, एक जहन में ये भी रखिए कि ट्रांससेक्सुअल्स या ट्रांसजेंडर्स, ये थे ट्रांसजेंडर्स या नहीं थे, लेकिन इनको ट्रांसजेंडर्स बना के क्यों पेश किया जाता है? यहाँ पे 2 किस्म की चीज़ें हैं। यहाँ पर एक ह्यूमिलिएशन का, बेइज़्ज़ती का, मज़ाक उड़ाने का, एक ठट्ठा करने का भी एलिमेंट है कि हम तुम्हें क्या समझते हैं, हम तुम्हारी औकात कुछ नहीं समझते हैं, और हम तो तुम्हें हिजड़ों से या हम तुम्हें भांडों से हम तुम्हारी पिटाई करवा सकते हैं।
بلیڈ استعمال کر کے چہرے پہ جو حملہ کیا گیا ہے اس کے بارے میں بعض تحریک انصاف کے لوگوں نے کہا کہ یہ قاتلانہ حملہ ہے. میں نے پڑھا ہے ایسا ٹویٹر کے اوپر. میں نہیں سمجھتا کہ قاتلانہ حملہ ہے. یہ ایک خالصتاً فیوڈل مائنڈ سیٹ ہے اور یہ پنجاب کی 18ویں 19ویں صدی کا جو ایک کلچرل پیٹرن ہے اس سے ابھی تک پاکستان کے ریاستی ادارے نہیں نکل سکے. آپ کو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس پورے سسٹم اینڈ سیکوینس کے اندر جو ڈیسیجن میکرز ہیں وہ در حقیقت کسی گاؤں سے, ان کی مینٹیلٹی جو ہے وہ کسی گاؤں کی, دیہات کی ان کی مینٹیلٹی ہے. یہ اربن مینٹیلٹی نہیں ہے. یہ جس کو ہمارے سامنے چیز آ رہی ہے یہ شہری اربن مینٹیلٹی نہیں ہے, یہ ایک دیہاتی قسم کی مینٹیلٹی ہے. یہاں مقصد قتل کرنا نہیں ہے, یہاں مقصد خوفزدہ کرنا ہے, یہاں مقصد ڈرانا ہے. یہاں مقصد یہ ہے کہ تمہیں تمہاری اوقات یاد دلائی جا رہی ہے اور وارن کیا جا رہا ہے کہ اگر ہم تمہارا چہرہ کاٹ سکتے ہیں پبلکلی اور ہمیں کوئی پوچھ نہیں سکتا تو پھر ہمیں تمہیں قتل بھی کر سکتے ہیں, تمہارے خاندان کو نقصان بھی ہم پہنچا سکتے ہیں. اچھا, اب ہم اس کو تھوڑا سا, میں نے جس طرح کہا کہ عمر ایوب صاحب نے یہ کہہ دیا کہ ذمہ داری اس میں شہباز شریف صاحب کی ہے. شہباز شریف صاحب نے کروایا تو آف کورس یہ نہیں ہے, اس کا پی ایم ایل این سے تعلق نہیں ہے, لیکن شہباز شریف صاحب کی ایک طرح سے اس کی ذمہ داری بنتی ہے. عمر ایوب صاحب نے ویسے اس کی طرف اشارہ نہیں کیا, لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب نے ایک بہت غلط کام کیا. ویسے پاکستان کے حالات خراب ہی تھے اور یہ شہباز شریف صاحب اس کے لیے اس طرح سے رسپانسبل نہیں ہے جس طرح سے عمر ایوب نے اس کو کہنے کی کوشش کی ہے, لیکن ایک اور طرح سے شہباز شریف صاحب نے اس صورتحال کو خراب کرنے میں بڑا رول پلے کیا. جب پی ڈی ایم ون گورنمنٹ تھی, جب شہباز شریف صاحب پہلی دفعہ وزیر اعظم بنے تو انہوں نے وزیر اعظم بننے کے میرا خیال 1 یا 1.5 مہینے کے اندر ایک بہت ہی گھٹیا, خوفناک, ارسپانسبل انہوں نے ایک ایگزیکٹو آرڈر کیا جس میں انہوں نے پاکستان کی پولیس کے جو افسران ہیں ان کی جو اینول کانفیڈینشیل رپورٹ اور اے سی آر ہے اس کے اندر آئی ایس آئی کے سیکٹر کمانڈرز کو بھی اس کا انہوں نے پارٹ بنا دیا. یعنی اب پاکستان کے پولیس آفیسرز کی پروموشن کا جو پورا پروسیس ہے اس کے اندر پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسی کے افسران جو ہیں وہ بھی اپنا ان پٹ دیتے ہیں. اس کا ڈائریکٹ افیکٹ اسی وقت مجھے پولیس افسران نے کہا, اس کا مطلب ہے کہ آپ نے کھلم کھلا فار آل پریکٹیکل پرپزز پاکستان کے پی ایس پی, پولیس سروس آف پاکستان کے جو افسران ہیں ان کو آپ نے آئی ایس آئی کے ماتحت کر دیا ہے. یہ ایک ایسا ایگزیکٹو آرڈر ہے جسے پاکستان تحریک انصاف کو, عمر ایوب کو, بیرسٹر گوہر علی خان کو, یا پاکستان کی وکلا یا بار ایسوسیشن کے کسی بھی تگڑے وکیل جیسے کہ سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں, جیسے کہ اعتزاز احسن ہے, انہیں اسے اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے لا کر چیلنج کرنا چاہیے اور اس ایگزیکٹو آرڈر کو ختم کروانا چاہیے تاکہ پولیس اس جبر سے آزاد ہو سکے. اس پورے واقعے کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ یہ میں نے پچھلے ویلاگ میں بھی چیز ایکسپلین کرنے کی کوشش کی تھی. مجھے یہ شک ہے کہ جو میں چیز کہتا ہوں اسے بہت سے لوگ نہیں سمجھ پا رہے اور نہ ہی اداروں کے اپنے اندر بیٹھے ہوئے لوگ اس کو سمجھ پا رہے ہیں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کی پریمیئر انٹیلیجنس ایجنسی, جس کی پاکستان کو بہت ضرورت ہے, ہر ملک کو ایک طاقتور, ایفیشینٹ, افیکٹو, سوفیسٹیکیٹڈ, کیپیبل انٹیلیجنس ایجنسی کی ضرورت ہوتی. لیکن آئی ایس آئی کو جس طرح کے معاملات میں پھنسا دیا گیا ہے, جس طرح کی چیزیں وہ کرنے لگ گئے ہیں پاکستان کی سڑکوں کے اوپر گزشتہ 2-2.5 برس میں, پروسیس آف ایروژن تو پہلے سے ہی چل رہا تھا لیکن گزشتہ 2 برس میں بہت زیادہ ان کا مس یوز کیا گیا ہے, ان کو بہت زیادہ چیزوں میں پھنسا دیا گیا ہے. اور اس سے آئی ایس آئی کی تمام تر جو پروفیشنل کیپیبلٹی ہے اور اس کی جو پروفیشنل پرسٹیج ہے اور اس کا کام پاکستان کی ریاست کی دفاع میں اس نے جو کام کرنا تھا وہ تمام صلاحیتیں اس کی ختم ہوتی چلی جا رہی ہیں. میں جہاں پاکستان کی سیاست کے لیے بہت زیادہ ورڈ ہوں وہاں ایک پولیٹیکل انالسٹ کی حیثیت سے جو کوئنٹیسنشل فنڈامنٹلی پاکستانی ہے اور جس کا دل پاکستان کے لیے دھڑکتا ہے, میں آئی ایس آئی کے فیوچر کے لیے بڑا ورڈ ہوں. لوگ اس کو اس طرح سے دیکھ نہیں رہے. پاکستان کو اس انٹیلیجنس ایجنسی کی, ایک پروفیشنل انٹیلیجنس ایجنسی کی ضرورت ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ فوری طور پر اسی ہفتے کے اندر آئی ایس آئی کے جتنے بھی تھنکنگ مائنڈ بگ بگز ہیں, 12 تو ان کی ڈی جیز ہیں میجر جنرل لیول کے, آپ پارا کے اندر بیٹھتے ہیں, ان سب لوگوں کو ایک ایمرجنسی میٹنگ کرنی چاہیے, آپس میں کرنی چاہیے, ڈی جی آئی کے ساتھ کرنی چاہیے. انہیں سوچنا چاہیے کہ ہم پاکستان کی بکھری ہوئی سیاست کے اندر جس طرح سے پھنس گئے ہیں, ہمیں پھنسا دیا ہے جنرل باجوہ نے جو اس وقت, کیونکہ ان کا مسئلہ یہ تھا کہ جنرل جو ہیں ٹاپ پہ ان کے پاس آئی ایس آئی کے علاوہ کوئی ٹول نہیں ہے پاکستان کی پالیٹکس کو کنٹرول کرنے کے لیے. کور کمانڈرز کتنے ہی دبنگ کیوں نہ ہوں, کتنے ہی دلیر, بہادر اور افیکٹو کیوں نہ ہوں, منگلہ میں بیٹھا کور کمانڈر, پشاور کا کور کمانڈر یا پنڈی کا کور کمانڈر یا کہیں کا بھی کور کمانڈر جو ہے وہ اپنے آرمی چیف کے سیاسی مقاصد کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا. اس کے پاس ایسی کوئی طاقت نہیں ہوتی, ایسے کوئی ٹولز نہیں ہوتے, کوئی کیپیسٹی نہیں ہوتی. یہ ساری کی ساری کیپیسٹی جو ہے اسے آئی ایس آئی انٹر سروسز انٹیلیجنس کے ذریعے امپلیمنٹ کیا جاتا ہے اور آرمی چیف کی جتنی بھی خواہشات ہوتی ہیں وہ آئی ایس آئی کے ذریعے پوری کی جاتی ہیں. اس کے نتیجے میں آئی ایس آئی جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ انوالو ہو گئی ہے پاکستان کی پالیٹکس میں. دنیا میں اور بھی جہاں پر
प्राइवेट सिविलियन इंटेलिजेंस एजेंसीज होती हैं, जैसे CID होती है या हिंदुस्तान के अंदर IB है, ये पाकिस्तान में IB है, वो किसी न किसी लेवल पे डिपेंडिंग अपॉन कि किसी मुल्क की सियासी सूरत हाल क्या है, वहाँ पर रूल ऑफ लॉ कितना है, वो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं। हिंदुस्तान के अंदर भी वहाँ की हुकूमतें जो हैं वो IB का मिसयूज़ करती हैं अपने सियासी मुखालफिन के करीब। लेकिन चूंकि IB एट द एंड ऑफ द डे हाई कोर्ट्स में रूल ऑफ लॉ के नीचे काम करती है, वो एक हद से आगे नहीं जा सकती। पाकिस्तान का जो एक एडिशनल यूनिक किस्म का प्रॉब्लम है कि आपने एक ऐसी एजेंसी को जिसके अंदर फ़ौज के अफसर हैं, जो अल्टीमेटली अपने फ़ौजी जनरल की तरफ देखती है, DGISI हमेशा फ़ौजी सर्विंग जनरल होता है, वो आगे से आर्मी चीफ की तरफ देखता है। आपने एक पैरेलल सिस्टम ऑफ लॉ एंड गवर्नेंस जो है वो क्रिएट कर दिया है, जिसमें वो इंटेलिजेंस एजेंसी which was supposed to be the eyes and ears of Pakistan against the foreign intervention, यानी बेसिक तो आपका जो शुरू में एलिमेंट था जहां लोग बहुत ज़्यादा दरगुजर भी करते थे, चुप रहते थे, वो ये था कि आप रियासत के ऐसे दुश्मनों के ख़िलाफ़ इंटेलिजेंस एजेंसी ज़्यादतियाँ कर रही है, लोगों को उठा लेती है, जो कहीं बम फाड़ रहे हैं, जो असैसिनेशंस कर रहे हैं, जो कत्ल कर रहे हैं, जो पुल फाड़ रहे हैं, जो गाड़ियाँ उड़ा रहे हैं, जो रियासत के हमलों पे और रियासत के इदारों के ऊपर या रियासत की जो इंस्टॉलेशंस हैं या उसके जो कोर मटेरियल इंटरेस्ट हैं उसके ऊपर हमला आवर हो रहे हैं, जिनको बाहर से असला मिल रहा है, उनको मटेरियल उनको पैसा मिल रहा है, उनको कोई स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन मिल रही है, वो फाटा में एक्टिव हैं, वो बलूचिस्तान के अंदर इंसर्जेंसी चला रहे हैं, वो अफ़गान बॉर्डर के ऊपर एक्टिव हैं। कुछ ऐसा एलिमेंट होता था जहाँ पर बहुत से लोग जो हैं हमारी तरह के, उन्होंने हमेशा आंखें बंद की और उन्होंने ये समझा कि ठीक है, इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को, और ख़ुद इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ने अपनी ब्रीफिंग्स के दरमियान ऑफ द रिकॉर्ड यही कहा कि जो सिस्टम ऑफ लॉ है, ये जो टूल्स ऑफ लॉ हैं, वो इतने स्ट्रांगली डेवलप नहीं है, इतने शार्पली डिफाइंड नहीं है कि आप इस किस्म के इंसर्जेंट्स को, अगर कोई बम फाड़ रहा है, कोई सुसाइड जैकेट्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, कोई वेपन डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है, तो आप हर दफ़ा उसको अदालत के सामने नहीं ला सकते। इसलिए इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के पास एक एक्स्ट्रा जुडिशल किस्म की ताकतें जो हैं वो होनी चाहिए। लेकिन बात वहाँ से बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। जब आप शायरों को, मुसन्निफ़ों को, ऑथर्स को, आप राइटर्स को उठा रहे हैं, आप सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन के ऊपर हमला कर रहे हैं, एक पॉलिटिशियन के ऊपर जो एक जर्नलिस्ट भी है, जो एक थिंक टैंकर भी है, रऊफ़ हसन साहब रीजनल पीस पॉलिसी इंस्टीट्यूट RPI रन करते रहे बहुत देर तक। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के साथ उन्होंने रीजनल एंड ग्लोबल इश्यूज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया। जब सूरत हाल यहाँ तक आ चुकी है, तो वहाँ पर पाकिस्तान का जो पूरा इंटेलिजेंस का कल्चर है वो बहुत बुरी तरह से सफ़र कर रहा है, और इसके नतीजे में पाकिस्तान की रियासत के लिए शदीद तरीन ख़तरात लाहक हैं। इसकी दूसरी एग्जांपल आप देख लीजिए कि हिंदुस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी जो है उसने खुल्लम खुल्ला 21 असैसिनेशन अटेम्प्ट्स की, और उन्होंने ISI के जो फॉर्मर एसेट्स थे, पंजाबी सिखों के हवाले से जो सिख एसेट्स थे, जो कश्मीर के मिलिटेंट्स थे उसके हवाले से जो एसेट्स थे, उन्हें पाकिस्तान में उन्होंने असैसिनेट किया। और पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस, पाकिस्तान का सेक्रेटरी, आपका जो खारजा है, आपकी हुकूमत, आपके मिनिस्टर्स मुसलसल उसके बारे में, मोहसिन नकवी साहब उसके बारे में बात कर रहे हैं, फॉरेन ऑफिस स्टेटमेंट दे रहा है, आपका सेक्रेटरी जो फॉरेन अफेयर्स है डॉक्टर साइरस काजी, वो उसके बारे में प्रॉपर स्टेटमेंट्स दे रहा है, मुसलसल दुहाई दे रहे हैं, लेकिन आप कुछ कर नहीं सके। सो आपकी जो काउंटर रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इतनी बुरी तरह से ख़त्म हो चुकी है कि उससे शक यही गुजरता है कि अब आप इतने कमज़ोर हो गए हैं कि आपने एक टैसिट अप्रूवल दे दिया है कि आपकी अपनी सरजमीन में जो आपकी अपनी टर्फ है, टेक्निकली स्पीकिंग, उसके ऊपर आके दूसरी इंटेलिजेंस एजेंसी हमले भी कर रही है। और उनका जो डिफेंस मिनिस्टर है, उनका प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर ज़रा दबे अल्फाज में, डिफेंस मिनिस्टर खुल के कह रहा है कि हमें इस किस्म के हमले करने का इख्तियार है। तो अब आप क्या कर रहे हैं? इसका मतलब है कि इन प्रैक्टिकल टर्म्स में आप बैरूनी ताकतों के आलाकार बन गए हैं, आप अपनी टर्फ को उनके इंटरेस्ट में कंट्रोल कर रहे हैं, और इससे ज़्यादा जो खौफनाक इरोजन जो है वो सॉवरेनिटी का हो नहीं सकता। मैं इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीलॉग करूँगा। कई दफ़ा होता है कि आप बोलते हुए ज़्यादा सख्त अल्फाज कह देते हैं, चाहे आपको लैंग्वेज के ऊपर कंट्रोल नहीं रहता। मैंने कई दफ़ा कहा है कि जब आप वर्बल डिस्कोर्स करते हैं तो आपको लैंग्वेज के ऊपर कंट्रोल जो है वो नहीं रहता, कुछ गलत अल्फाज भी जो है निकल जाते हैं, लबो लहजा भी गलत हो जाता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि पाकिस्तान के लोग जो है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हैं। ये सारी की सारी स्ट्रगल एक बेहतर पाकिस्तान के लिए हो रही है, और मेरा दिल बड़ा डूब रहा है जब मैं देख रहा हूँ कि पाकिस्तान की जो प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी है वो किन किन गलत कामों में पड़ गई है, किस रास्ते पे वो चल निकली है। अच्छा, दूसरी डेवलपमेंट मैंने देखी, बहुत क्विकली उस पर भी मैं कमेंट कर दूं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जहां एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बैटल चल रही है बिटवीन रूल फॉर द रूल ऑफ लॉ, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर प्यूनी जज जनाब मोहसिन अख्तर कयानी साहब जो हैं, वो वैसे तो बलोच मिसिंग पर्सनस के केसेस सुन ही रहे थे, अब उनके सामने कश्मीरी शायर जो हैं अहमद फरहाद शाह, उनका केस भी चल रहा है, जैसे ईमान हाजिर मज़ारी और उनके साथ हादी चट्ठा जो हैं वो लेकर आए हुए हैं, और जो शायर हैं उनकी अपनी वाइफ जो है ज़ैनब अर्जमंद या अरूज ज़ैनब उनका नाम है, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने है। आज यहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के में
सेक्रेटरी इंटीरियर को, सेक्रेटरी डिफेंस को बुलाया हुआ था सीनियर प्यूनी जज जनाब मोहसिन अख्तर कैनी साहब ने। मैं बहुत वेट कर रहा था कि क्या होता है। सेक्रेटरी इंटीरियर वहाँ पर आए, इंस्पेक्टर जनरल पुलिस भी आए, और वहाँ पर अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान जनाब मंसूर अवान साहब जो हैं वहाँ पे पेश हुए। उसके अलावा एसएसपी भी वहाँ पे मौजूद थे। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पे एक रिकॉन्सिलिएशन की तरफ सूरत हाल जो है जा रही है। सेक्रेटरी डिफेंस वहाँ पे नहीं आए, और ईमान हाज़र वज़ारी ने ये कहा कि सेक्रेटरी डिफेंस को जब भी कोई अदालत बुलाती है वो वहाँ पे नहीं आते। लेकिन इसके बावजूद जिस टोन एंड टैनर के अंदर आज गुफ्तगू हुई है, उससे मुझे ये उम्मीद होती है कि जैसे मैंने पिछले वीलॉग में कहा था कि यहाँ पर एक रिकॉन्सिलिएशन और डायलॉग की ज़रूरत है। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ पुलिस और कुछ अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान, कुछ सेक्रेटरी इंटीरियर, कुछ मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर मोहसिन नकवी जो हैं, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट और इसे कहते हैं जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उसके दरमियान में एक वाया मीडिया निकालने की कोशिश कर रहे हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि आज जब मज़ीद 2-3 दिन मांगे हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने और आईजीपी इस्लामाबाद ने, इंस्पेक्टर जनरल पुलिस ने, तो 2-3 दिनों के अंदर 24 तारीख तक, जैसा कि कहा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वार्निंग दी है कि फ्राइडे तक आप शायर जो है इसको फरहाद शाह को बरामद करें, तो मुझे बहुत उम्मीद है कि उसे रिलीज़ कर दिया जाएगा। उसके बाद भी करेक्टिव मेजर्स जो हैं वो इसी हवाले से लिए जाएंगे। अलबत्ता डॉन में ये छपा है कि जो एडजॉर्न कर दिया गया हेयरिंग को, और उसको 14 जून तक उसको एडजॉर्न कर दिया गया। अब आज अगर 21 मई थी तो इसका मतलब है कि 24 दिनों तक उसको आगे फेंक दिया गया। ये चीज़ मुझे तशवीशनाक लगती है। मुझे बहुत उम्मीद है कि इस सारे हेयरिंग के टाइम पीरियड में अगले 2-3 दिन में, जैसे कि पुलिस ने कमिटमेंट की है, और बार बार मोहसिन अख्तर कैनी कहते हैं कि रियासत का जो फेस है वो पुलिस है, अदालत ने पुलिस के ज़रिए ऑपरेट करना है। मैंने एक पिछले वीलॉग में इसकी बाज़ चीज़ों के ऊपर कमेंट किया था। मैं एक अगले वीलॉग के अंदर बहुत डिटेल से इसका एनालिसिस करूँगा कि ये सूरत हाल जो है ये दर हकीकत खुद पाकिस्तान के इदारों के लिए कितनी ख़तरनाक है, चूँकि वो फंस इतनी बुरी तरह से गए हैं कि वो इसको समझ नहीं पा रहे कि ये चीज़ सस्टेनेबल नहीं है। इसको लॉन्ग टर्म में ये जो एक रेन ऑफ फेयर है, खौफ के ज़रिए आप पूरे ढांचे को, इतना बड़ा मुल्क 25 करोड़ की आबादी, उसको एक खौफ के ज़रिए रेन ऑफ फेयर एंड टेरर से रन करने की जो कोशिश की जा रही है, ये बिल्कुल भी सस्टेनेबल नहीं है। इसके बड़े ख़तरनाक नताइज निकलेंगे। ऑफ कोर्स पाकिस्तान के लिए तो निकलेंगे ही, लेकिन जब पाकिस्तान के लिए निकलेंगे तो पाकिस्तान के रियासती इदारों के लिए, उनके अंदर जो ताकतवर अशख़ास हैं उनके लिए भी निकलेंगे। जब रियासत ही का शराजा बिखर जाएगा तो लोगों को भी कहीं पर जो है वो पनाह जो है इम्पोर्टेंट लोगों को नहीं मिल सकेगी। अभी मैं आपको बताऊं कि मैंने एक बड़ा इंपॉर्टेंट ईरान के हवाले से मैंने एक डिस्कशन करनी है। मिडिल ईस्ट इंस्टीट्यूट के सीनियर जो फेलो हैं और जो डायरेक्टर ईरान प्रोग्राम है एलेक्स पठानका, जिन्होंने इस हवाले से बहुत सी किताबें लिखी हैं अबाउट द आयतुल्लाहs इन द पावर स्ट्रगल इन ईरान, एंड ऑल्सो उन्होंने ईरान, पाकिस्तान और अमेरिका के रिलेशनशिप के हवाले से भी किताब लिखी। मैं थोड़ा सा आपको बता भी दूँ उनकी किताबों के नाम जो हैं, देयर इज़ बैटल ऑफ आयतुल्लाहs इन ईरान, ईरान पाकिस्तान सिक्योरिटी, पॉलिटिक्स एंड यूएस इन्फ्लुएंस। मैं उनका अभी थोड़ी देर में एक इंटरव्यू मुझे करना है, वो इंटरव्यू इंग्लिश चैनल के लिए होगा। वो इंटरव्यू भी मैं बहुत जल्दी आपके साथ शेयर करूंगा, और मैं आपसे ये भी एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे इंग्लिश चैनल पे ज्वाइन करें, बिकॉज अगर आप मुझे वहाँ ज्वाइन करेंगे, उसकी सब्सक्रिप्शन को बढ़ाएंगे, तो मैं ज़्यादा बेहतर इन्फॉर्म्ड, रैशनल, इंटरनेशनल डिस्कोर्स जो है आपके सामने ला सकूँगा। और इस पर्टिकुलर इंटरव्यू में मैं एलेक्स पठानका से समझना चाहूँगा कि पहला मेरा उनसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये होगा कि प्रेसिडेंट इब्राहिम रेसी का जो हादसाती मौत हुई है, क्या ये महज एक एक्ट ऑफ गॉड है, ये एक हादसा ही है, या इसके पीछे रीजन की एक्सटर्नल पॉलिटिक्स या ईरान के अंदर की अंदरूनी पॉलिटिक्स इसमें रिस्पॉन्सिबल है? और प्रेसिडेंट इब्राहिम रेसी का जो सडन एग्जिट हुआ है अलॉन्ग विद द फॉरेन मिनिस्टर, इसका ईरान के पावर स्ट्रक्चर के ऊपर और इंटरनल पॉलिटिक्स पे क्या इम्पैक्ट है? क्या सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनाई जो हैं उनकी सक्सेशन इमिनेंट थी? वो सक्सेशन की जो बैटल है या जो प्रोसेस है वो किस तरह से अब इफ़ेक्ट होगा? कौन कौन लोग इस सक्सेशन बैटल लाइन के अंदर मौजूद हैं? ईरान के जो इलेक्शन होने हैं, क्या वो आसानी से हो पाएंगे, या वो इलेक्शन कोई अनएक्सपेक्टेड किस्म के रिजल्ट्स थ्रो करेंगे? ये क्या वजह है कि ईरान के अंदर लोगों ने बिल्कुल भी प्रेसिडेंट जो रईसी हैं उनका कोई लंबा चौड़ा मातम नहीं किया? जब कासिम सुलेमानी की डेथ हुई थी तो ईरान में अंदर एक कोहराम था, लेकिन यहाँ ईरान की पूरी लाइफ चलती रही है। सिर्फ सरकार के लोगों ने उस हवाले से नॉर्मल किस्म की कॉन्डोलेंसेस की हैं या उस पर इजहार अफसोस उन्होंने किया है। ईरान की पब्लिक ने इसमें कोई बहुत ज़्यादा दिलचस्पी ही सिरे से नहीं ली। इसकी क्या वजह है, क्या हो रहा है ईरान की पॉलिटिक्स में इस किस्म का? और जो ये सडन एग्जिट हुआ है ईरान के प्रेसिडेंट फॉरेन मिनिस्टर का, इससे ईरान के जो एक्सटर्नल रिलेशनशिप हैं इसराइल के साथ
मशरक़ वस्ती की दूसरी ताकतों बशमूल सऊदी अरेबिया के साथ, रशिया, चीन के साथ और फिर मगरब के साथ किस तरह से इन्फ्लुएंस होंगे। तो ये चंद सवालात मेरे सामने हैं जो मैं एलेक्स पेटेंका के सामने रखने वाला हूँ अब से थोड़ी देर में, और वो इंटरव्यू बहुत जल्दी चंद घंटों में मैं आपके सामने लेकर आऊँगा। बट ऑन द इंग्लिश चैनल आइकॉनोक्लास्ट विद मोहित पीरज़ादा, मुझे वहाँ पे ज्वाइन करें। और जो अभी मैंने इश्यूज़ आपको बताए हैं, जो इश्यूज़ पैदा हुए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और रऊफ़ हसन साहब पे हमले में, इसके ऊपर मैं एक ज़्यादा डिटेल्ड एनालिसिस फिर कुछ घंटों में मैं कोशिश करूँगा कि आपके सामने लेकर आऊँ। अभी इतना ही, थैंक यू।